नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। चुनावी साल में बिहार सरकार ने जनता को साधने के लिए बड़े फैसलों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिजिकल टीचर, स्वास्थ्य अनुदेशक, नाइट गार्ड और मिड डे मील के रसोइयों का मानदेय दोगुना कर दिया और आज से बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। सीएम नीतीश के फैसले के बाद अब मिड डे मील योजना में काम करने वाली रसोइयों का मानदेय 1,650 रुपए से बढ़कर 3,300 रुपए हो गया है। फिजिकल टीचर को 8,000 रुपए की जगह 16,000 रुपए और नाइट गार्ड को 5,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में इन कर्मियों की भूमिका अहम है, इसलिए इनके मेहनताना को दोगुना किया गया है। जाहिर है इस फैसले के बाद सियासत शुरू होनी ही थी। विपक्ष ने इसे चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला करार दिया, तो सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष अब मुद्दा विहीन हो गया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से इतर चुनावी साल में नीतीश सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर चुकी है, जिसका कितना असर आने वाले चुनावों में मतदान पर पड़ेगा। क्या सत्ता पक्ष को चुनावी घोषणाओं का लाभ होगा? क्या विपक्ष जनता को समझाने में कामयाब होगा कि उनके पास इससे बेहतर जनहित योजनाएं हैं? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस। पहले एक रिपोर्ट। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर माध्यमिक विद्यालय की ये रसोइयां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रही हैं, क्योंकि अब इनका वेतन 2 गुना हो गया। अपने खर्चे के लिए अब इन्हें अपने पति या बेटों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। बहुत खुश है। बहुत खुश हैं जी सर। 3300 रुपया का महीना मिलेगा। बहुत खुश है, उनको धन्यवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार के। सरकार के इस फैसले से खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है सर। इनकी तरह बिहार के सैकड़ों रसोइये और नाइट गार्ड के चेहरे खुशी से खिलखिला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट किया और बिहार वासियों के लिए कई सौगात का ऐलान कर दिया। रसोइया और रात्रि प्रहरी के मानदेय में वृद्धि। रसोइये का मानदेय 1650 रुपये से बढ़कर अब 3300 रुपये हो गया। रात्रि प्रहरी का मानदेय 5,000 से अब 10,000 रुपये हो गया। शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 से बढ़कर सीधा 16,000 रुपये हो गया, जबकि शिक्षा का बजट भी बढ़कर 77,690 करोड़ रुपये हो गया। सीएम नीतीश की इस घोषणा पर सियासत भी शुरू हो गई है। कि स्वास्थ्य अनुदेशक हो, रात्रि प्रहरी, रसोइया, सबका मानदेय बढ़ाने नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। वो कहते नहीं है, करके दिखाते। ये क्या है, 8,000 से 16,000 कर दिया। एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा कर दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, ये वो सैकड़ों बार प्रमाणित कर चुके हैं। और शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों को फिर एक बार उन्होंने धोखा दे दिया। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के बढ़ते कदम के कारण इस विभाग का बजट 77,690 करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार सुनहरे कल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा बजट तो बढ़ा दिए गए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी राज है। ये भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट से ही स्पष्ट होता है। चुनाव नजदीक है तो सरकार की इन घोषणाओं पर सियासत होना लाजमी है, पर देखना ये होगा कि जनता पर इन फैसलों का असर किस हद तक होता है। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, सरकार की सौगात में क्या छिपा है राज? विपक्ष को क्यों लगता है ये वोट की चाल है? मानदेय बढ़ा, शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, बजट बढ़ा, स्कूलों की हालत भी सुधरेगी। क्या ये घोषणाएं चुनावी वोटों के लिए हैं? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार और जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता उत्पल वल्लभ और कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता उत्पल वल्लभ जी आपसे है। नीतीश सरकार ने अगर फिजिकल टीचर, स्वास्थ्य अनुदेशक, नाइट गार्ड और मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों का मानदेय दोगुना किया है, तो यह विपक्ष को चुनावी एजेंडा क्यों लग रहा है?
नहीं देखिए, ये विपक्ष को ही नहीं पूरे बिहार सहित संतोष जी आपको भी लगना चाहिए, नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और चुनाव का घोषणा होने के समय में इस तरह की घोषणा करना ये बिल्कुल चुनावी एजेंडा ही लगी रहा है। क्यों नहीं, इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? और किया कब ये, जब तेजस्वी जी मानदेय बढ़ाने की बात किए, अभी बिजली की बात कर रहे थे, 200 यूनिट फ्री करने की तेजस्वी जी बात किए, और उसके रात्रि प्रहरी का 10,000 को बात कर रहे हैं, और ये 3300 रुपया रसोईया का। तो अब 33 क्या होगा, 10,000 रुपया जो आप रात्रि प्रहरी का वहां पे ड्यूटी कराएंगे, उसकी सुरक्षा का गारंटी क्या है? ये तो दिन दहाड़े यहाँ हत्या हो रही है, रात में उसको क्या होगा, ये भी सवाल बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर क्या स्थिति है बिहार का, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। वो तो रात्रि प्रहरी के लोगों से पूछ लीजिएगा तो वो लोग स्वयं बताएंगे। और शिक्षक का 16,000, ये जो है ये क्या बता रहा है? आज के डेट में आज इतनी बड़ी महंगाई है तो ये कुछ नहीं है, और ये इतना जो भी कुछ है ये दबाव में है, बिल्कुल जिस तरह से विपक्ष के और नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से जो मानदेय अब तक 8,000 मिल रहा था उसमें अगर उनका गुजारा हो जा रहा था तभी तो वो नौकरी कर रहे थे, अब वो 16,000 कर दिया गया। आप कह रहे हैं ये 16,000 भी नाकाफी है, आप कितना चाह रहे हैं? संतोष जी अगर यही पैमाना है कि जो मिल रहा था अभी तक ये गुजारा कर रहे थे, तो जिनको नहीं मिल रहा है रसोईया मानदेय तमाम मिला करके कितने प्रतिशत लोग हैं पूरे बिहार में, और जिनको किसी तरह का सरकारी इस तरह का योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वो लोग भी गुजारा कर रहे हैं। तो क्या जरूरत है माफ कर रहे, तो कोई जरूरत नहीं था, सब लोग जी तो रहे हैं ना, सांस तो सब ले रहे हैं। जब आप अभी बीच में सरकार में आए थे तो उस समय जो अनुदेशक थे उनको कितना पैसा मिलता था? 8,000 मिलता था ना उस समय। आपने 16,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 क्यों नहीं किया? हाँ नहीं बता रहे हम लोग सरकार में आए थे तो सरकार में आने के समय में जो काम किए जा रहे थे आप क्रमबद्ध देख लीजिए। सबसे पहले तो सरकार में आए उस समय हम लोग बोले कि हम लोग देंगे नौकरियां देंगे तो रोजगार की भी बात हम लोग किए। अब उसमें है कि रोजगार सृजन करना, खोजना, कितने कहां से कौन पद है, सब काम हो नहीं, आप अभी ये कह रहे थे कि जिन अनुदेशकों का 8,000 से 16,000 मानदेय हुआ है, या जिनका 1,650 से 3,300 रुपए हुआ है, या जिनका 5,000 से 10,000 हुआ है, ये नाकाफी है, ये अभी आपने कहा। मेरा सवाल यह है कि जब आप आए बीच में 2 टर्म में, तब ये क्या काफी था? और आपका सवाल, आपकी आपत्ति टाइमिंग को लेकर भी है, तो उस समय जब आप आए थे उस समय आप कर दिए होते तो ये मौका इनको नहीं मिलता। संतोष जी देखिए बहस और विमर्श का जो है ना, बहस और विमर्श का मुद्दा टाइमिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात देख लीजिए, बता रहा हूं मैं, बिहार सरकार बिजली की टैरिफ पूरे देश में सबसे ज्यादा जो बिजली का दर है वो बिहार में है। उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाने के बाद किस तरह से अचानक बेहद वृद्धि हुई, ये कर मामला है। चूंकि अगर यूनिट दर नहीं बढ़ाया गया उसके बाद भी उपभोक्ता के पॉकेट में अगर बजट गया तो ये तो टेक्निकल मामला है। उसके बाद बढ़ा फिर आप 200 चीज पर आगे ये बढ़ा करके या फिर घटा देना, ये बिजली का है। रही बात रसोईया की तो चुनाव सत्य है। हम लोगों ने जिस तरह से मार्गदर्शन दिया कि बिहार के लोगों को आने वाले दिन में क्या देंगे, और जो हम लोग थोड़ी उत्पल जी की आवाज स्टूडियो में बढ़ा दी जाए। दे सकता है आने वाले 5 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके दबाव में आप 3300 किए, आप ईमानदारी से हम आपको कहने के लोग जो सोच सकते हैं कि 3300 में क्या होगा, 3300 रुपए में क्या होगा। उसके बाद रात्रि प्रहरी की बात कर रहे हैं, रात्रि प्रहरी की 10,000 की जो बात आप कर रहे हैं उसमें हम लॉ एंड ऑर्डर को भी जोड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिहार में चल रहा है। ये रात्रि प्रहरी की अपने जान की है, उसमें खतरा है, तो उसके प्रहरी भी आपको जो स्थिति बिहार में है, रात्रि प्रहरी तो आप सुरक्षा के लिए लगाएंगे ना, प्रहरी क्यों लगाएंगे आप? सुरक्षा के लिए। और उन प्रहरियों को भी जान की खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल हो चुका है। और शारीरिक शिक्षा का 16,000, ये तमाम चीज जो है आप खुद हम सब समझिए ना कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है। ये क्लियर है कि जो विपक्षी और खास करके नेता प्रतिपक्ष का जो घोषणा है, विपक्षी लोगों का जो आपका मैनिफेस्टो जो पहले लोगों को जारी होने के पहले जो दिशा निर्देश बिहार को दिया, उसके दबाव में इन्होंने किया है। ये अपनी रीजन तो है नहीं।
नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसमें मेरा एक सवाल ये भी ऐड कर लीजिएगा। सुबह सुबह जो खुशखबरी आई है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये चुनावी है। बिल्कुल चुनावी नहीं है, जन कल्याणकारी है। नीतीश जी की योजना ये चुनावी घोषणा मात्र नहीं है, जन कल्याणकारी योजना है। एनडीए सरकार विकास के प्रति, बिहार के आर्थिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध है, और ये तब संभव हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार को यहाँ केंद्र से लगातार पिछले 10 वर्षों में 16 लाख करोड़ से अधिक रुपये मिले हैं। जबकि यूपीए के शासनकाल के 10 साल का अगर आप देखेंगे तो मात्र 2 लाख करोड़ रुपये मिले थे इनको, तो 8 गुना बड़ी राशि मिली है। और उसका लाभ यहाँ का वित्त विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका लाभ सीधे सीधे जनता को दे रहे हैं। ये जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्वागत कर रही है, बिहार की जनता इसका स्वागत कर रही है। बिहार आज, लेकिन नीरज जी, सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब चुनाव नजदीक है, 3 महीने 4 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, क्योंकि अगर नवंबर में भी चुनाव होना है और अगस्त शुरू हो चुका है, सितंबर अक्टूबर बीच में 2 महीने बचते हैं, और उससे पहले आप ये अब घोषणा कर रहे हैं। इसका चुनाव से लेना देना साहब है ही नहीं। बात को समझिए, बिहार का बजट कब पेश हुआ? जब बजट पेश हुआ उसके बाद अभी कितना महीना हुआ है? तो धीरे धीरे प्रति माह बजट में का प्रावधान किया गया, प्रति माह उसकी घोषणा की जा रही है, और इन सब चीजों का बजट में वित्तीय प्रावधान हमारे स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी ने पहले करके रखा था। अब धीरे धीरे वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लगातार इम्प्लीमेंट हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा बिहार में खुशी लाई है। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, यह बिहार के लाखों परिवारों की मुस्कान है, जो मुस्कान लाया है। और भी एक तकनीकी बात ये कर रहे थे कि तेजस्वी ने कहा कि 200 यूनिट बिजली एनडीए ने 125 किया। इसके पीछे के गणित को समझिए साहब, क्यों किया? तेजस्वी यादव तो चूंकि बीजेपी सरकार बहुत सारे राज्यों में है जहाँ इंडिपेंडेंट बीजेपी सरकार है, वहां वह माई बहन योजना की तरह योजना पहले से दे रही है, बिजली की भी सब्सिडी पहले से दे रही है। ये उसकी कॉपी करके बोल गए। दरअसल बिहार में 1.87% करोड़ 1.87 करोड़ घर हैं जो डोमेस्टिक बिजली यूज करते हैं। इसमें 1.67 करोड़ ऐसा है जिनमें बिजली 125 यूनिट से कम खपत होती है। तो ये गणना करके, कैलकुलेशन करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की घोषणा की कि सीधे सीधे 1,67,00,000 परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा और सरकार पर इसका अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा। तेजस्वी जी को तो खाली बोल बच्चन बनना है ना, कोई कैलकुलेशन समझना नहीं है, गणित समझना नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर जाते हैं और जनता उन पर भरोसा नहीं करती। निश्चित रूप से बहुत सोच समझ कर किया गया है और स्वागत योग्य कदम है यह। जी असित जी, अगर चुनाव के ही समय ठीक, मतदाताओं को लुभाने के लिए ही ठीक, अगर वेतन दोगुना हो जा रहा है तो फिर विपक्ष को आपत्ति क्या है? हमने कहा कि ये चुनावी है और इस पर सत्ता पक्ष के लोगों को आपत्ति है। और कैसे चुनावी है मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 5 वर्षों में ये जो रसोइया हैं जिनका दोगुना हुआ है, वो कुल 6 बार पटना आए प्रदर्शन के लिए, और उनकी मांग भी यही थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। और 5 वर्षों में 6 बार पटना में बिहार पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर, घसीट घसीट कर, लाठियों से बुरी तरह से उन्हें पीटा। अभी नीरज कुमार जी कह रहे हैं जन कल्याणकारी है। 5 साल में 6 बार लाठियों से पिटाई, ये क्या जन कल्याणकारी था? आज से 1 साल पहले आप बढ़ा देते तो जनता का नाश हो जाता, आज बढ़ा दिए तो कल्याण हो गया। 2 साल पहले आप बढ़ा देते तो बिहार का सत्यानाश हो जाता, और आज बढ़ा दिए तो बड़ा कल्याण का काम आपने कर दिया। 2 साल पहले बढ़ाते तो कल्याण नहीं होता उससे। ये किस तरह का लॉजिक है, इसको समझने की जरूरत है। ये शुद्ध रूप से ठेठ बिहारी अंदाज में से कुतर्क कहते हैं। मतलब 2 साल पहले बढ़ाते तो बिहार का सत्यानाश हो जाता, आज बढ़ा दिए तो नीतीश कुमार जी जन कल्याणकारी हो गए। वाह जी वाह, 6 बार लाठियों से पीटा अपने बिहार। सुन लीजिए नीरज जी अपने समय पर सर, अपने सुनिए ना, वो भी मैं बताए, बजट भी मैं आपको बता दूंगा, चिंता ना कीजिए। थोड़ी बहुत जानकारी बजट की मैं भी रखता हूं। हाँ ठीक है, आपके इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जितना ही हूं थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे भी और समझ भी है। इन्हें बुरी तरह से पीटा गया। अब जो आप शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की बात कर रहे हैं, संतोष जी, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक जिन्हें पीटी टीचर या पीटीआई फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर पहले होते थे, अब इनका पदनाम थोड़ा बदल दिया गया है। कांग्रेस ने भी बिहार में सरकारें चलाई हैं और वो सामान्य शिक्षक हुआ करते थे। सामान्य शिक्षक के बराबर उनको तनख्वाह मिलती थी। आपने उनको क्या दिया? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए कितना शर्मनाक है। आपके नोएडा के दफ्तर में जो स्वीपर आता है, जिस भी एजेंसी का आता है, एजेंसी उसको 15,000 रुपए देती है, और हमारे यहाँ
पीटी टीचर को सरकार 8,000 दे के भी इस अहंकार में जी रही है कि वो जन कल्याणकारी है। उसने तो इतनी कृपा कर दी, उन लोगों को 8,000 रुपए महीने में दे दिए। आप सोचिए इससे बड़ा अपमान क्या होगा। हमारी सरकार बीच में आई थी, हमने एक प्रस्ताव दिया था कि इन्हें सामान्य शिक्षक माना जाए। आपने कहा ना कि बीच में आप आए तो आपने क्यों नहीं किया। वित्त विभाग ने वो फाइल लौटाई क्योंकि मुख्यमंत्री जी सहमत नहीं हुए। हाँ, जो शिक्षक हैं अब उनकी भी सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी जैसे जन कल्याणकारी शिक्षक ने बिहार का कितना अपमान किया आपको मैं बता रहा हूं। 1500 में टीचर बहाल किए गए। भारत का पहला स्टेट था बिहार जहां शिक्षकों को 1500 रुपए मिलते थे। 2018 तक प्लस टू के टीचर को 14,000 रुपए मिलते थे। क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं आपने देखा है प्लस टू, जिसे यूपी में इंटर कॉलेज कहा जाता है, उसके टीचर को 14,000 रुपए मिल रहे हो? हमारी सरकार बीच में आई, हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया, चलिए उनकी तनख्वाह बढ़ी। हम क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं पड़ते कि हमने बनाई, मुख्यमंत्री आप थे, ठीक है, हमारी मंशा थी, हमारा प्रस्ताव था। और उनकी फिर भी समान काम का समान वेतन सरकार ने नहीं दिया, नहीं सहमति बन पाई इस पर। लेकिन यह शर्मनाक था कि प्लस टू का टीचर 14,000 रुपए महीने में खट रहा है, तो हमने उनको 45-50 के स्लैब तक पहुंचाया। हालांकि हम समान काम समान वेतन देना चाहते थे। अब ये समान काम समान वेतन सुनिए, बिहार के शिक्षक हाई कोर्ट से मुकदमा जीत गए थे कि भाई हमें समान काम का समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार, नीतीश कुमार की सरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले गई। 14,000 महीने का उठाने वाले टीचर बेचारे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए कि सुप्रीम कोर्ट में वकील रख सकें, हर तारीख पर ये उपस्थित नहीं हो पाए और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार गए। आपको जान के हैरानी होगी कि प्लस टू के हेडमास्टर को जितनी तनख्वाह बिहार में मिलती है, हमारे जमाने में बहाल किए गए क्लर्क को उससे डबल तनख्वाह आज भी मिल रही है। और प्लस टू के हेडमास्टर से थोड़ी ज्यादा उसी स्कूल में तैनात पुराने चपरासी को, प्यून को तनख्वाह मिलती है, हेडमास्टर से ज्यादा। यह है नीतीश कुमार की जन कल्याणकारी नीतियां। तो अगर यही जन कल्याण है तो जनता का नाश क्या है, जरा सत्ता पक्ष के लोग बताएं। आसिफ जी, मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप, और इसी बहुत अच्छे प्रवक्ता होने के नाते आप बड़े समझदारी से अपनी बात को कहकर निकल भी जाते हैं। आप कह रहे हैं कि समान काम समान वेतन। निकल नहीं जाता हूं, भगोड़ा नहीं हूं। नहीं, संतोष जी शब्द वापस लीजिए, भगोड़ा नहीं हूं, निकल नहीं जाता। नहीं कह रहा हूं आपको, मतलब अपनी बात को कह के बहुत इशारे से निकल नहीं जाता आपने, हाँ, आपने कहा कि समान काम समान वेतन को लेकर आपने सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए नीतीश जी को यह सुझाव दिया था कि समान काम और समान वेतन। लेकिन सर आपने ऐतराज तो नहीं जताया कि जब उन्होंने ये नहीं की, आपकी मांग को नहीं माना, आप अपना वो वापस ले लेते समर्थन? उसमें हुआ ये कि 14,000 नहीं, 14-15,000 से बढ़ा के 45-50 पर सहमति बन गई और वो तनख्वाह टीचर आज उठा रहे हैं। थोड़ी सम्मानजनक स्थिति हो गई। वित्त विभाग ने वो फाइल लौटा दी थी और वित्त विभाग की फाइल लौटाने के कुछ दिन बाद हम लोग की सरकार भी चली। और वित्त मंत्री कौन थे? चाह रहे थे समान काम समान वेतन देना। वित्त मंत्री कौन थे? वित्त विभाग ने अभी बहुत मुझे याद नहीं है। वित्त मंत्री कौन थे? वित्त विभाग ने वो फाइल, हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री सहमत नहीं हुए थे उस पर। मैं बता रहा हूं सर, मुख्यमंत्री सहमत नहीं हुए थे। वित्त विभाग ने यही क्या के फाइल लौटाई थी कि मुख्यमंत्री सहमत नहीं हुए, और ये ऑन रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री तेजस्वी यादव थे, उन्होंने फाइल लौटाया। तो मुख्यमंत्री कहेंगे तो लौटाएगा ही ना विभाग। ड्रामा कर रहे हैं, तो मिसाइल भी उन्हीं के समय में समाप्त हुआ था। नीरज जी, उस समय क्यों नहीं आपने उसका विरोध किया था साहब? नीरज जी, सिर्फ बयानबाजी करना चाहता है, सुनिए ना, काम एनडीए करती है, इसीलिए एनडीए पर ही जनता को भरोसा है साहब। आपको प्रोसेस पता होगा। सुनिए, आपको प्रोसेस, नीरज जी एक मिनट सुनने दीजिएगा, नीरज जी सुनने दीजिएगा, नीरज जी सुनने दीजिएगा, सभी खुश हैं, नीरज जी सुनने दीजिएगा। जी आसिफ जी, देखिए नहीं सुनने देंगे, उनको पता है कि पोल खुल गई है। नहीं सर आप बोलिए। देखिए क्या है, कोई भी फाइल जब विभाग को जाती है तो कैबिनेट में मंजूरी से पहले उस पर मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य होती है। अगर ये प्रोसेस नीरज कुमार जी नहीं जानते हैं तो मुझे मुख्यमंत्री ना चाहे तो वो प्रोसेस फॉलो नहीं होगी। नीरज जी बीच में नहीं, नीरज जी बीच में नहीं, नीरज जी बीच में नहीं, आप इतने विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, चाहिए नीरज जी मैं कह रहा हूं बीच में नहीं। क्रेडिट नीतीश कुमार को क्यों नहीं, तेजस्वी यादव को क्यों? सर आप ही फिर डिबेट कर लीजिएगा। हमने तो कहा मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं ना। मैंने तो कहा आसिफ जी मैं समझना चाहता हूं जो आपने लॉजिक बताया, इसके तहत अगर मुख्यमंत्री किसी भी योजना या किसी भी भर्ती पर सहमत नहीं होगा तो वो नहीं हो सकती, ठीक है? उनकी सहमति जरूरी होती है, क्योंकि तो फिर हेड ऑफ द चीफ ऑफ द गवर्नमेंट तमाम उस दौरान की जितनी भी भर्तियां निकली
और जितने भी काम हुए उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को कैसे चला जाता है? मैं आपको क्या करूं, मैं क्रेडिट वार में ये नहीं हिट जाता, विकेट मैं हो गए बस ये साहब, कह हिट विकेट हो रहा गए हूं हैं। कि जब हम गठबंधन में थे, हिट विकेट हो गए। बोल रहे हैं, जब हम कौन बोल रहे हैं, जब हम गठबंधन में थे तो ये प्रस्ताव हमने दिए थे, आपने क्यों नहीं दिए? जदयू ने क्यों नहीं दिया, भाजपा ने क्यों? हम कुछ महीनों के लिए सरकार में आए और हमें शिक्षकों की चिंता हो गई, हमें शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशकों की चिंता हो गई, आपको क्यों नहीं हुई? आप तो लंबे, हम तो कुछ महीनों के लिए आए, आप लंबे अरसे तक। हमने प्रस्ताव दिया, हमने दबाव बनाया, हालांकि आपने हमारी पूरी बात नहीं मानी, आधी अधूरी ही मानी, चलिए कुछ तो उनका भला हुआ। हम उस समय इसका मतलब ये हुआ कि उस समय आपने, लेकिन हमें समय कम, उस समय अगर आपने रसोइयों के मानदेय बढ़ाने का दबाव बनाया होता, या जो गार्ड बनाए, सुरक्षा गार्ड बनाए गए हैं, रात्रि प्रहरी जिनका नाम दिया गया है, नहीं वो बाद में आए, वो बाद में आए, उनका अगर दबाव बनाया होता तो अभी कुछ दिन पहले आए हैं, तो इनका भी मानदेय बढ़ गया होता शायद। भूल हाँ, बढ़ा, उनका भी बढ़ा, 1,000 रुपए से रसोइयों का 1,300 हुआ, और ये रात्रि प्रहरी तब नहीं थे, ये बाद में आए हैं। ठीक है मनीष जी, धन्यवाद दीजिए। मनीष जी, उस समय आप पर प्रेशर क्रिएट किया गया था, आपने 30%, 40% जो भी उस समय जो बढ़ोतरी हुई थी उसका क्रेडिट कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी लेने की कोशिश कर रही, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं वो चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, ये आप पर आरोप लग रहा। संतोष जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों के लिए काम करते हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार काम करते हैं। और नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं कि जनता के बीच में गांधी मैदान में वो कहते हैं कि इस बिहार के हर घर में हम बिजली नहीं पहुंचा देंगे, तब आपके घर में हम वोट मांगने नहीं जाएंगे अगर बिजली नहीं पहुंची तो। ये है नीतीश कुमार जी, लालू जी नहीं है कि अब हम वो शब्द बोलना नहीं चाहते यहां। कभी आदरणीय लालू प्रसाद जी कहा करते थे कि ऐसी सड़क हम बना देंगे, किन्हीं से तुलना करते थे, लेकिन उनके गांव की भी सड़क आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाया। खैर उसकी बात छोड़ दीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी हर पंचायत में +2 स्कूल खुले, क्या कांग्रेस पार्टी ने दबाव दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल ने दबाव दिया था? लड़कियां स्कूल जाए उसके लिए साइकिल का प्रबंध हो, कांग्रेस पार्टी ने दबाव दिया था। लड़की ग्रेजुएशन पास करे उसको 50,000 छात्रवृत्ति मिले, यह राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने दबाव दिया था। अरे भाई, नीतीश कुमार जी अनवरत काम कर रहे हैं बिहार में। जिस बिहार को आदरणीय लालू प्रसाद जी और कांग्रेस पार्टी ने गड्ढा में तब्दील कर दिया था, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के किसी कोने से आज 4 घंटा 5 घंटा में लोग पटना आ रहे हैं, यह राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता ने दबाव दिया था। और नीतीश कुमार जी काम करते हैं और जबरदस्ती, अरे इन लोगों तो नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि भाई तेजस्वी जी को कुछ सीखने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद से डिप्टी सीएम बने। तेजस्वी जी अलग क्रेडिट ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने सुझाव दिया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि किनका सुझाव हम माने, कांग्रेस पार्टी का माने कि राष्ट्रीय जनता दल के माने। अरे भाई, जबरदस्ती क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? आप ये बताइए कि आज बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला और 1 कप चाय के दाम में मात्र 10 रुपए बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। आप ये बताइए, क्या ये सुझाव तेजस्वी जी दिए थे कि कांग्रेस पार्टी ने दिया था? 5 रुपया में पॉलिटेक्निक में बच्चे पढ़ते हैं, ये तेजस्वी जी सुझाव दिए थे। आज बिहार देश के किसी कोने में बिहार के बच्चे आर्थिक अभाव में पढ़ नहीं पाते थे, नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, देश के किसी कोने में जाके वो पढ़ रहे हैं, ये तेजस्वी जी का सुझाव था। हर गली का पक्कीकरण नीतीश कुमार जी ने किया। जिस घर की महिला घर से शौचालय जाने में सोचती थी, हर घर में शौचालय पहुंचाया, हर घर में नल पहुंचाया, ये किसका? कांग्रेस पार्टी का सुझाव था। और मैं आपको बता दूं, देश के वरिष्ठ समाजवादी नेता लोहिया जी कहते थे कि अगर सिर्फ हर घर में शौचालय पहुंचा दे तो मैं कांग्रेस पार्टी का विरोध करना छोड़ दूंगा, और ये प्रवचन दे रहे हैं बिहार के विकास पे। अरे नीतीश कुमार जी, हर गली पक्की हो, हर घर शौचालय हो, हर घर बिजली हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, तो नीतीश कुमार जी तो अनवरत काम कर रहे हैं भाई। आप अपने पिताजी और माताजी के बारे में बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिहार में किस जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोला। आप इसकी बात, गंगा में कौन सा, गंगा नदी पर कहां ब्रिज बना है,
बिहार के किस नदी पर ब्रिज बना है, आप इसकी बात करिए ना। आपके समय 700 मेगावाट बिजली बिहार में सप्लाई होती थी, आज 8500 8800 हो रहा। तो आप कहां क्रेडिट ले रहे हैं भाई? बिहार के सुदूर सुदूर पहाड़ पर भी, वहां भी बिजली पहुंच गई, तेजस्वी जी पहुंचा दिए। माने नीतीश कुमार जी पूरा सजा दिए और आज क्रेडिट ले रहे कि हम तो कहे तो तब हुआ, आपके कहने पे कुछ हुआ। भाई क्या जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं भाई? नीतीश कुमार जी लगातार काम करते हैं, इसे चुनाव से नहीं देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार परिवार है और इन लोगों के लिए केवल अपना परिवार ही परिवार है। ठीक है डॉक्टर संजय जी, जो ये फैसला हुआ है सुबह सुबह, जो बड़ी सौगात आई जिसमें जो मानदेय था, जो वेतन भत्ता था, उसको बढ़ा दिया गया, दोगुना कर दिया गया, क्या ये चुनावी है या नीतीश कुमार 2005 से आने के बाद, जैसा भी मनीष जी भी कह भी रहे हैं कि साइकिल योजना से लेकर आज तक जो समय समय पर काम होते रहे वो उनकी राजनीति का हिस्सा है। संतोष जी, और अगर कोई नेता, ठीक है मनीष जी दोबारा एक लाइन बस, अगर संजय जी से सवाल कर लूं मैं, वो 15 मिनट से ज्यादा हो गए, वो भी वेट कर रहे हैं। और अगर कोई राजनेता अपना काम करना चाह रहा है तो उसे चुनावी घड़ी में देखना जरूरी है क्या? देखिए, अगर ये चुनावी भी है तो भला तो उन लोगों का हुआ, दबाव में ही सही। मान लिया जाए कि विपक्ष कहती है कि हमारे दबाव में ये निर्णय लिए गए, ठीक है, विपक्ष का तो काम ही है दबाव बनाना। और लोकतंत्र में जितना विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष जिस तरह से घेरेगा सत्ता को, तो सत्ता संतुलित होती है और उसको जनहित में निर्णय लेने पड़ते हैं। तो अगर विपक्ष का दबाव की वजह से नीतीश कुमार ने निर्णय लिया, अगर चुनावी लाभ लेने के लिए अगर इस निर्णय को उन्होंने अमली जामा पहनाया, आप जिस एंगल से भी इसको देखिए, लेकिन फायदा तो उन लोगों का हुआ। अभी आशा वर्कर और ममता दीदी से मैं बात को शुरू करता हूं। अगर उनके मानदेय बढ़ाए गए, दुगुना तिगुना जो भी की गई, तो बिहार ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में अपने को परफॉर्म किया है। 74% डिलीवरी जो है वो होता है अस्पतालों में। अगर उनको अवेयर किया जाता है कि प्रेगनेंसी के पीरियड में आपको कैसे अपने को न्यूट्रिशनल डाइट से बैलेंस रखना है ताकि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास सही हो, तो अगर उनका मानदेय बढ़ा दिया गया तो मैं मानता हूं कि ये बिहार में एक स्वस्थ परिवार का या एक स्वस्थ पीढ़ी के लिए एक अच्छा संकेत है। रह गई बात फिजिकल टीचर की भी बात हो रही थी, ये तो कई बार लाठियां खाए हैं, और गठबंधन की सरकार हो चाहे इनकी एनडीए की सरकार हो, वो तो आते थे और कहते थे कि कौन सी राशि हमें मिल रही है, लेकिन उस समय तो नहीं कोई ये करता था। ठीक है, चुनाव का ही भय अगर नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क पर असर किया कि हम चुनाव में जाएंगे और ये फिजिकल टीचर का खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, तो कम से कम वो फिजिकल टीचर जो बच्चों को तैयार कराते हैं, अब इसी बिहार में ना आप कराने जा रहे हैं, राजगीर में जो है एशियन खेल करा रहे हैं जी, तो वो फिजिकल टीचर ही स्कूल में नहीं होंगे तो वो तैयार कहाँ से होंगे खिलाड़ी? अब वो फिजिकल टीचर तो अपने सुबह और शाम की दिनचर्या में ही परेशान रहेंगे कि हम रोटी का जुगाड़ कैसे करें, फिर वो निर्माण कहाँ से कर पाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि जिन चीज़ों की वजह से भी अब पत्रकारों को ही राशि कर दी गई 15,000 रुपये, क्या एक उम्मीद नहीं थी क्या कि हमें हमारे हिस्से में भी थोड़ी राशि आए? जब हम सेवा में नहीं हों तो हमारे भी सोशल सिक्योरिटी को लेकर के सरकार जो है वो थोड़ी कोशिश करे और हमारे हिस्से में भी थोड़ी राशि आ जाए। लेकिन फ्रीबी को केवल एक एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। अभी कहा जा रहा था ना कि 125 यूनिट बिजली और वो 1,67,00,000 परिवार को अब बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। भाई, इस बिहार की जो आर्थिक स्थिति है इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगर फ्रीबी है तो 125 यूनिट फ्री बिजली देने का जो वजन आता है, भार आता है, वो आता है 18,000 करोड़। आपका अगर बजट, आपका संसाधन अगर इसकी इजाजत देता है तो बिल्कुल मिलनी चाहिए फ्री बिजली। लेकिन क्या नीतीश कुमार के जरा उस कालखंड को जरा देख लीजिए जिसमें वो फ्री बिजली को लेकर के उनके क्या बयान है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि चुनावी दबाव नहीं है, चुनावी दबाव तो दिखता ही है, लेकिन चुनावी दबाव के वजह से ही या चुनावी दबाव
के तहत ही अगर उन लोगों का भला हो गया जिन लोगों के मानदेय की राशि थोड़ी बढ़ा दी गई, दुगनी कर दी गई, तिगुनी कर दी गई। अब सोचिए तो कितने दिनों से ये डिमांड था कि वो वृद्धा, विधवा, विकलांग, अब 400 रुपये की राशि में क्या होना था उनको। दबाव तो था, विपक्ष ने ही एक लक्ष्य रखा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1500 रुपये की राशि देंगे। 1100 रुपये की राशि बढ़ी, मतलब तिगुनी राशि उनकी बढ़ाई गई। तो दुगुनी तिगुनी राशि का दबाव अगर चुनाव ही है, लेकिन है तो इस राज्य के लोगों का ही भला तो हो रहा है। इसको जन कल्याण के तौर पर भी अगर आप देखते हैं, चुनाव से भी जोड़ करके देखते हैं, तो सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, निर्णय तो उन्हीं को लेना होगा। और विपक्ष के दबाव में अगर निर्णय लिया गया तो विपक्ष को भी खुश होना चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष, सशक्त विपक्ष का भय सत्ता को है, सरकार को है कि अगर हम इन योजनाओं को आकार नहीं देंगे, परेशानी ये भी है कि तो वो कल जो हमारे लिए एक बड़ी कर रहे हैं, चुनौती साबित हो सकती है चुनाव। संजय जी, जो वो घोषणाएं कर रहे हैं, ये उसको पहले लागू कर दे रहे हैं। ये घोषणाएं नहीं कर रहे, ये लागू कर दे रहे हैं। तो घोषणा पत्र जब विपक्ष बनाएगा तो घोषणा पत्र में क्या रखेगा? भाई ऐसा नहीं है कि विपक्ष के तर्कस में बस यही तीर है केवल, ये घोषणाएं नहीं है, ये तो मानदेय पहले से मिल रहा है ना, उसकी राशि बढ़ाई गई, वो राशि बढ़ाई गई। हाँ, 125 यूनिट बिजली फ्री वाली बात आप कह सकते हैं कि इसको इन्होंने लागू कर दिया। बाकी तो जो कर्मी हैं उनकी मानदेय को बढ़ा दिया गया, दुगना कर दिया गया, तिगुना कर दिया गया। तो क्या बस बिहार अब इसी से आकार ले लेगा क्या? इसी से सब लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी क्या? विपक्ष के तर्कस में बहुत तीर हैं और मैं मानता हूं कि इसका लाभ मिला है। आपका बगल का राज्य झारखंड है, फ्री बिजली वहां नहीं दी गई क्या? और क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आने में वो फ्री बिजली का मुद्दा उनके लिए काम नहीं किया? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं किया था और उस 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ उनको नहीं मिला था। दक्षिण के राज्य इसको नहीं करते हैं क्या? सारी सरकारों को जो चुनाव के मुहाने पर होते हैं, इस तरह की योजनाओं को जो जन कल्याण से सीधे सीधे कनेक्ट करता है, इस तरह की घोषणाएं करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बस सब पर ये विराम लग गया चूंकि इन्होंने मानदेय बढ़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास तो सत्ता को घेरने के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। नीरज जी, इसके बाद आ रहा हूं, उत्पल जी। देखिए, ये कह रहे हैं कि विपक्ष के कहने पे या मार्गदर्शन पे मैं पूछता हूँ कि नीतीश जी भी कई एक बार कह चुके हैं, विजेंद्र बाबू भी कह चुके हैं कि मैं बिजली देने के खिलाफ हूँ, तो उनको अपनी बात से पलटना पड़ा। गौर करने की है कि देखिए, ये जो द्विसदनी परंपरा है संघीय ढांचा के तहत, तो केंद्र सरकार का जो अनुदान है और बिहार का जो अंशदान है, ये पहले क्या रेशियो होता था? हर एक ज्यादातर योजनाओं में कीजिए 80-20 का रेशियो होता था बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लिए। अब हम है, ये भी देख लीजिए, ये जो डबल इंजन सरकार, एनडीए की डबल इंजन की जो सरकार है, उसमें केंद्रीय सरकार में क्या है? अरे चाहे बिजली का हो और तमाम सारी चीजों में देख लीजिए, ये अंशदान बिहार से ज्यादा। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है संतोष जी। उत्पल जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक बार मेरी टीम आवाज चेक कर ले उत्पल जी की, तब मैं दोबारा से आपके पास आ जाऊंगा। नीरज जी, मेरा आपसे सवाल ये है जी, उत्पल जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शुरुआत से ही है। नीरज जी, मेरा सवाल आपसे है, चुनाव नजदीक आया, 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का आपने वादा कर दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री की आज से शुरुआत हो रही है, सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी, महिलाओं को 35% आरक्षण, आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, रसोइयों का मानदेय दोगुना 3300 रुपए कर दिया गया है, नाइट गार्ड का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 10,000, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक का मानदेय 8000 से बढ़ाकर 16,000, आंगनबाड़ी सेविका को फोन खरीदने के लिए 11,000, युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 6,000, 8,000 पंचायतों में मैरिज हॉल जो बनेगा भी महिलाओं की अगुवाई में ही, दीदी की रसोई में 40 की जगह 20 रुपए में थाली, दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर 15,000, गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी, नई बस खरीदने के लिए 20 लाख सरकार दे रही है। अगर ये सब पिछले 1 या 2 महीने में हो रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव को देखते हुए या कुछ जो डेटा आपके पास आया उस आशंका में ही आपने ये सब करने को मजबूर हुए हैं, तो ये गलत भी क्या है?
आपने कहा भी कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार चुनावी साल में। जी नहीं, इसके पहले हमने 50 लाख नौकरी रोजगार का वादा किया और उसको हमने लगभग पूरा किया। 99% उसको हमने पूरा किया। जब हमें लगा कि उस लक्ष्य को हम पार कर सकते हैं, तो इस साल हमने लक्ष्य रखा है 1 करोड़ का। इसका चुनाव से कहीं कोई लेना देना नहीं। और अभी डॉक्टर संजय वो कह रहे थे कि 18,000 करोड़ रुपया सब्सिडी। साहब, बिजली में सब्सिडी पहले भी दी जा रही थी, 3300 करोड़ रुपए की राशि लगभग, या उससे कुछ अधिक। और अभी सरकार पे 16,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर 19,000 करोड़ का भार। और निश्चित रूप से बिहार सरकार इस भार को वहन करने में आज की तारीख में सक्षम है। ये डबल इंजन की सरकार है और ये मोदी जी का जो विजन है और जो मिशन है, विकसित भारत विकसित बिहार, उसका यह अनुरूप है। और उसी के अनुरूप बिहार में क्रियान्वयन भी हो रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी बहुत शानदार यहाँ काम कर रहे हैं। और ठीक कहा जदयू प्रवक्ता ने कि लगातार सतत काम करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये चुनाव से तो कभी इनको कुछ रहा ही नहीं कि चुनाव जीतने के लिए करना है, हारने के लिए। एनडीए का एक ही मूल मंत्र है साहब कि हम लोग जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, जन कल्याणकारी काम करते हैं, और आज नहीं लगातार करते आ रहे हैं। तभी नीतीश जी भी बिहार में लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और माननीय मोदी जी भी तीसरी बार पीएम बने हैं, क्योंकि जनता का भरोसा एनडीए के ऊपर ही है। और कोई भी योजना, बेटियों के लिए साइकिल योजना चलाई गई आज की नहीं। नीरज जी, मेरा सवाल ये था, पिछले 2 महीनों में अगर आप 15 से ज्यादा ऐसे बड़े ऐलान कर दे रहे हैं जी, तो सवाल पूछेगा ना विपक्ष कि चुनाव नजदीक आया और आपने बड़े बड़े ऐलान शुरू कर दिए। नहीं, पत्रकारों को भी जो पहले मिल रहा था वो एनडीए सरकार नहीं शुरू किया था, उस राशि को बढ़ाया गया, कोई नया कर दिया गया ये नहीं। और मैंने पहले ही टर्म में कहा था कि बिहार के बजट को पेश हुए भी हाल फिलहाल 3-4 महीने हुए हैं, तो क्रमशः बजट में जो प्रावधान किए गए उसकी घोषणा लगातार उचित समय पर की जा रही है। कैबिनेट से उसको मंजूरी मिलती है, उसकी घोषणा की जा रही है। ये बड़ा स्पष्ट है, साबित तकनीकी भी है, की जा रही है। इसको चुनाव से कहीं कोई लेना देना नहीं। हम लोग हमेशा जन कल्याण का काम करने के लिए जाने जाते हैं। जो समाज का अंतिम पायदान पर व्यक्ति है उसका भी उत्थान हो, कैसे हो, इसके लिए हम लोग सतत चिंतित रहते हैं, उसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। और सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र हम लोग काम करते हैं। जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले उत्पल जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद असित जी आ रहा हूं आपके पास। आप सुन रहे हैं जी संतोष जी? मनीष भाई सुन रहे हैं ना? नहीं मनीष जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं है। मनीष जी तक भी आ रही है। तो संतोष जी, मैं कह रहा हूं कि ये डबल इंजन की सरकार है और ये संघीय ढांचा के तहत केंद्र सरकार और जो बिहार सरकार का विभिन्न योजनाओं में जो अंशदान का मामला है, तो बिहार जैसे गरीब प्रदेश में जब से ये डबल इंजन सरकार आई है तब से केंद्रीय अंशदान का क्या रहा में ये भी देखना पड़ता। जिस योजना में 10-90 का परसेंटेज रहता था, जिस योजना में 40-60 का रहता था, जिसमें 20-80 का रहता था, इसमें गरीब बिहार जैसे गरीब प्रदेश के केंद्रीय अंशदान सभी चीजों में कम कर दिया गया है। ये भी देखना होगा और इसका असर, और सुन लीजिए संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं ना? मैं सुन पा रहा हूं। इसका असर आपको देखने को मिलेगा कि 14 के बिहार में जो भी कुछ हुआ और 14 के बाद बिहार में क्या हुआ है ये भी जवाब देना पड़ेगा। चाहे बिजली के सारे यूनिट कम है, चाहे बिहार में और भी सड़कें का योजना हो, पुल पुलिया जितना ये लोग रखते हैं, 14 बिहार में जो केंद्रीय अनुदान ये लोग कम किए उसका क्या हाल है ये इनको रखना पड़ेगा। उसके बाद ये कर थे ये लोग कर है, ये लोग बिजली के खिलाफ में थे ना। ये तो कहते थे मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री विजय कुमार कहते थे कि मैं बिजली फ्री देने के खिलाफ हूँ, यह इनका नियत था। तो फिर नीति में कैसे परिणत हो गया? जरूर है कहीं कहीं जवाब में ही है और चुनावी समझिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। फ्री बिजली नहीं है, यह बिजली में सब्सिडी दिया जा रहा है। दोनों के अंतर को थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए, तब बात करिए, लॉजिकल बात करिए, तब उस पर बात की जाए। सर नहीं नीरज जी, ये सब्सिडी सरकार दे रही है। सरकार अपनी जनता के बिजली का आएगा उसका भार सरकार कर रही है, फ्री दे रही है। इस तकनीकी विषय को जरा समझिए। अरे जुमला सुनिए ना, जुमला छोड़ दीजिए। अरे आपका फ्री का मतलब है लालटेन यू और नीतीश जी का मुद्दा बचा। अरे आपके फ्री का मतलब है लालटेन यू। आपका भी टर्न बाद में, उससे आपसे पहले असित जी का टर्न है। पूरी तरह से भविष्य की स्थिति में मुख्यमंत्री भर्ती कराइए, उनको कहिए मानसिक बीमारी का इलाज करवाइए। ठीक है असित जी, आप अपनी बात जल्दी से रखिएगा। कुछ कहना चाह रहे थे आप मुख्यमंत्री जी के ट्वीट को लेकर? असित जी, नहीं देखिए, वो जो नीरज कुमार जी बता रहे हैं ना, मुख्यमंत्री का जो एक्स पोस्ट है उसमें उन्होंने खुद लिखा है मुफ्त, और इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। देखिए ये कोई डिबेटेबल इशू है नहीं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं कि मुफ्त दे रहे हैं आप जनता के ही पैसे से जो दे रहे हैं।
इसलिए इस शब्द को पकड़ के मुझे लगता है इस पर बहस करने की जरूरत है नहीं। 125 यूनिट का कोई पैसा नहीं देना होगा, नहीं देना होगा मतलब ये मुफ्त है, अब इसमें क्या बहस करनी है, ये अलग मुद्दा है। अब आपका प्रश्न क्या है उस पर मैं आता हूं। मेरा सवाल यह है कि अगर जैसा संजय जी भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव की ही वजह से ठीक विपक्ष के मुद्दे की ही वजह से ठीक, विपक्ष के दबाव की ही वजह से ठीक, लेकिन अगर मानदेय बढ़ा है, दोगुना हुआ है, तो ये तो अच्छी बात है, उन लोगों के लिए उनकी जीविका थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसका बिल्कुल इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध इस बात का है कि यही मांग करने जब वो पटना में आ रहे थे तब उन्हें घसीट के लाठियों से क्यों पीटा जा रहा था। आखिर आपने किया, चुनाव सिर पर आएगा तभी काम कीजिएगा। उस दौरान आपका पीरियड भी रहा होगा, 5 साल जनता को लाठियों से पीटिए, उस समय आपका पीरियड भी था। सुनिए तो हमारा मैंने संतोष जी पहले इसका जवाब दिया है। मैं समझ रहा हूं कि बार बार एक ही प्रश्न का जवाब देकर हम समय खराब करेंगे। हमारा पीरियड आया, हमने शिक्षकों को 14,000 से उठा के 50,000 तक पहुंचा दिया साहब। 900 वाले जो रसोइया थे उनको 1300 तक पहुंचाया। कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री की सहमति नहीं बन पाई, चीजें नहीं हो पाई। हम तो समान काम समान वेतन देने के पक्ष में थे। नियोजन नीति खत्म करने का प्रस्ताव हमने दिया था, पूछिए कैबिनेट में वो प्रस्ताव गया था कि नहीं। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सहमति दी। बिहार के अलग अलग विभागों में लाखों नियोजित कर्मचारी पड़े हैं, 15,000 18,000 पर दिन भर अधिकारियों के पीछे लैपटॉप लेके घूम रहे हैं। हम वो नीति ही खत्म करने वाले थे, हम सबको राज्यकर्मी बनाने का प्रस्ताव लेके आए थे। वो भी पूछिए कैबिनेट में गया था, क्यों नहीं मुख्यमंत्री सहमत हुए। नहीं हुए सहमत, लेकिन अब चुनाव आया तो सब चीज पर सहमत होंगे। उस समय किसी चीज पर सहमत नहीं होते थे। चुनाव आते ही जब ये अंदेशा हो गया है कि बुरी हार हो रही है, अब सब पर सहमत होंगे। मैं कह रहा हूं दोनों सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बैठे जल्दी से जवाब दीजिएगा। शिक्षकों को समान काम समान वेतन कब दे रहे हैं? नियोजन नीति आप कब खत्म कर रहे हैं? समान काम समान वेतन कब दे रहे हैं बताइए। ठीक है मनीष जी जवाब दीजिएगा। नीरज जी डिस्टर्ब नहीं, बहुत बड़ी खबर आ रही है बीच में मेरे पास। संतोष जी एक चीज मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई को स्पष्ट कर दूं। अब ये कह रहे थे कि हमने शिक्षकों का वेतन इतना दिया। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय राबड़ी देवी जी ने 11 महीना के लिए पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली की थी कि नहीं की थी? उनकी सैलरी कितनी थी? जरा टीवी पर बैठ के सच सच बता दे बिहार के लोगों को। मैं इन्हें चुनौती देता हूं, 1500 रुपये। मैं बोल दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, जरा बता दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता भाई। अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल की आप नियुक्ति की बात करिएगा और वेतन की बात करिएगा तो लोग हंसेंगे। स्पष्ट है। मैं एक भी चीज कहना चाहता हूं संतोष जी कि अभी कुछ दिन पिछले बार के बजट में ऊर्जा विभाग की ओर से 15,343 करोड़ अनुदान दिया गया और उसमें भाई तेजस्वी जी जहां रहते हैं अभी, उनके मां के नाम से जो कंज्यूमर का जो कनेक्शन है, मैं बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को, जून माह में 32,805 रुपए का अनुदान भाई तेजस्वी जी लिए। मई माह में 25,976 रुपया, अप्रैल माह में 18,950 रुपया और मार्च माह में 11,753 रुपया। काहे के लिए अनुदान ले रहे थे भाई? काहे के लिए दे थे किसी गरीब पिछड़ा दलित को? दरअसल संतोष जी बात यह है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लिए काम कर रहे हैं, उनके आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है। और ये फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि अब अपने घर पे सोलर लगाइए और स्वयं ऊर्जा उत्पादन करिए और उसी का लाभ लीजिए। तो सरकार तो यहाँ इस सोलर ऊर्जा की ओर जा रही है। आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, मेरे पास बहुत बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से सर अपनी बात को रखिएगा। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर मानदेय बढ़ा है, अगर लोगों को इसका लाभ मिला है, जो इस बिहार के कहीं ना कहीं से निर्माण में उनकी भूमिका है, तो ये सरकार का ठीक है, चुनाव के मुहाने पर ही सही, विपक्ष के दबाव में ही सही, लेकिन सराहनीय कदम है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, वो दूसरा पक्ष है कि फ्रीबी वाली बात चुनाव के समय जब आप करेंगे तो सवाल तो विपक्ष पूछेगा ही, या वो लोग भी पूछेंगे कि आखिर 4 साल इंतजार करने का क्या मतलब है? क्या चुनाव का इंतजार किया जा रहा था कि जब चुनाव आएगा क्या हम भूल जाएंगे बीच में कि हमारे हित में, हमारे जन कल्याण के लिए ये योजनाएं अगर थी तो फिर इसका इंतजार करवाया गया कि जब चुनाव आएगा तब हम इन योजनाओं को आकार देंगे? ये सवाल विपक्ष का भी है और ये सवाल सब लोगों का है।
तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से एक विकास की बड़ी रेखा खींचे हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करने में किसी को क्या दिक्कत है, लेकिन चुनाव और चुनावी वर्ष में और चुनाव के अंतिम समय में जब फटाफट जब योजनाओं को 400 रुपए की राशि बढ़ा करके 600 रुपए की जाती वृद्ध विकलांगों को, तो लगता है कि थोड़ी थोड़ी राशि बढ़ाई गई। एक राशियां बढ़ाए नहीं और बढ़ाए तो तिगुनी कर दिए, तो उस समय लगता है कि कहीं ना कहीं से ये एक चुनावी एक प्रलोभन दिया जा रहा है कि देखिए, कहे ना नीतीश कुमार कि अगर 25 से 30 में फिर अगर दोबारा हमें सत्ता में आने का मौका मिला तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। बिहार के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की जरूरत थी, पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मैं इसको मानता हूं कि यह सरकार का दायित्व बनता है कि आप हमेशा चुनाव हो न हो, अभी मनीष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई वो वोटर की परवाह करते हैं, वोट की परवाह नहीं करते हैं, तो ये निरंतर प्रक्रिया चलते रहनी चाहिए। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अपनी आय बिहार की कितनी है? 22 से 24%, 40 से 41% आपको केंद्र से जो हिस्सा मिलता है, 18-20% जो वो आपको सब्सिडी देते हैं, बाकी तो कर्ज से ही चलता है ना। तो आप अपनी आमदनी भी बढ़ाइए, स्रोत भी राजस्व के बढ़ाइए, और राज्य के लोगों को अगर इस तरह से हमेशा प्रोत्साहन राशि दे दे करके उत्साहित करेंगे तो राज्य के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात, लेकिन मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा और पटना से बड़ी